दिन भी ढलेगा, रात का मंजर भी आएगा, प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। मैं अपनी जिद में आग लगाता चला गया, मैं अपनी जिद में आग लगाता चला गया। सोचा न था कि जद में मेरा घर भी आएगा, दिन भी ढलेगा, रात का मंजर भी आएगा, प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे रचनाकार से, एक ऐसे साहित्यकार से, वरिष्ठ साहित्यकार से, जिनकी रचनाएं पिछले 40 दशक से निरंतर प्रकाशित हो रही हैं। चलिए आपको मिलाते हैं डॉक्टर रामशंकर भारती जी से। नमस्कार भारती जी। जी नमस्कार ज्योति जी, कैसे हैं भाई? जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मोटा हूँ। भाई आप स्वस्थ रहें। भारती जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया 40 साल आपका लेखकीय योगदान है समाज में। जी जी जी। क्या क्या आपने शुरू कहाँ से हुआ ये आपका, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये जो हमारा लेखन का शुरुआत जिसको मैं कहूँ, मैं तो जन्मजात संस्कारी कवि हूँ और कभी केवल कविता ही नहीं लिखता, कवि के अंदर जितनी भी ललित कलाएं हैं वो सब मुझे अपने पिताजी जो हमारे गंधर्व थे श्री गंगादीन जी, उनसे मिली। क्योंकि मेरा गांव ही सुरीलियों का गांव है, कला नगरी है केवलारी। और कहाँ पे है ये आप जनपद जालौन का जो मुख्यालय उरई है, वहां से जब हम 40 किलोमीटर पश्चिम में आते हैं, वैसे कोंच तहसील से एक 14 किलोमीटर दूरी पे ये केवलारी नदीगांव ब्लॉक है, विकास खंड है, बड़ा पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा। जी जी। उसका केवलारी गांव है और उसको 2 नाम है उस गांव के, और वो है नाम दोनों पंजीकृत है राजस्व में भी, कैलाश नगर केवलारी। अच्छा। तो उसके कैलाश नगर के कारण उसमें 4 शिव मंदिर चारों दिशाओं में है। गांव में जब आप प्रवेश करेंगे किसी भी दिशाओं, 4 दिशाओं से, तो आपको शिव मंदिर मिलेंगे। तो ये मेरे आज स्वयं का शोध है और पूर्वजों ने भी बताया, शायद इसलिए इस गांव का नाम कैलाश नगर रखा गया। तो वहां से मेरी कविता, चूंकि हमारे परिवार का ऐसा संस्कारक्षम वातावरण था। पिताजी मेरे गंधर्व थे, रामलीला के व्यास थे, और उस जमाने में मेरे भाई भी आकाशवाणी से जुड़े थे, वो बी हाई ग्रेड के सिंगर थे और उस जमाने के अच्छे गायक थे। तो मैं आपको बताऊं कि मैं 70 के दशक से नवनीत और कादम्बनी, गिरजा शंकर भाई की नवनीत, और उस समय कादम्बनी के संपादक रामानंद दोषी हुआ करते थे। जब मैं 9वीं 10वीं का विद्यार्थी था तब ये पत्रिकाएं पढ़ता था, शीला झुनझुनवाला का साप्ताहिक हिंदुस्तान और धर्मयोग धर्मवीर भारती, वो सब संस्कार। अब ये पत्रिकाएं गांव में क्या, जिले में 1-10-5 प्रतियां आती होंगी, ऐसा मेरा मानना है। चूंकि अब शहरों में भी कम है, अब तो खैर पत्रिकाओं का दौर धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उनको पढ़ते हुए और अपने परिवार के संस्कार लेते हुए, ये संस्कार मुझे एक तरह से विरासत में मिले हैं, कविता या संगीत साहित्य के। जी। तो असल में आपकी लेख की यात्रा, जी जी, रचनात्मक यात्रा शुरू कब से हुई? जी, मेरी जो पहली कविता है, हम लोग गांव में, मैं 78 तक रहा और इसके बाद जब डिग्री कॉलेज में पहुंचा, हमारी कोंच तहसील है केवलारी गांव की, तो वहां पहुंचा। तो वहां भी हमारे जो गुरु जी थे वो सब साहित्यिक व्यक्ति थे। तो कीर्ति शेष है मिथिलेश कुमार द्विवेदी जी, वो हम लोग उनसे प्रभावित थे। तो हम लोग वो आम के बगीचे में बैठ करके, बाग था बहुत बड़ा, मथुरा प्रसाद महाविद्यालय कॉलेज का नाम है वर्तमान में, तो उस समय उसमें आम के बाग थे, तो हम लोग वहां बैठ करके कविताएं लिखते थे। तो पहली कविता का जो प्रकाशन हुआ कॉलेज की पत्रिका में हुआ, और जब मैं एमए कर रहा था तब हुआ, और वो भी हुआ दयानंद वैदिक कॉलेज उरई से। हमारे प्राचार्य जी थे डॉक्टर रामस्वरूप खरे, उन्होंने मेरी कविता पढ़ी और उस कविता को, मैं छात्र संपादक भी था उस पत्रिका का ये भी मुझे गौरव मिला। तो मेरी कविता उन्होंने छापी। तो वो कविता आपको आज याद है? हाँ, उसकी कुछ पंक्तियां। हाँ, मेरी कविता की, लाशों का ढेर हो गया हमारा देश, लाशों का हिमालय हो गया हमारा देश, जिसे उजले गिद्ध नोच नोच कर खा रहे हैं।
ये चूंकि अतुकांत कविता थी तो पूरी तो मुझे इस समय याद नहीं है, लेकिन ये उसकी प्रारंभिक पंक्तियां थी। अतः यहाँ से आपकी यात्रा। हाँ, ये मतलब प्रिंट मीडिया में पहली बार मैंने अपना नाम या तो विवाह के कार्ड में छपा हुआ देखा, इसके बाद उस पत्रिका में देखा। जी। उसके बाद फिर क्या हुआ? हाँ, उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन करने के साथ ही मैं शिक्षण कार्य से जुड़ गया और जीविकोपार्जन भी जरूरी। हाँ, तो अपने जो विद्या भारती है एक शैक्षणिक संस्थान है पूरे देश का, और जो संस्कार क्षम शिक्षा देने के लिए मैं समझता हूं विश्व का एकमात्र संगठन है जो बहुत ही एक तरह से हम कहें कि समृद्ध शिक्षा देता है राष्ट्रवाद की, अपने देश की संस्कृति को अगर पढ़ना समझना है, जीवन मूल्यों को जीना है, तो विद्या भारती के विद्यालयों का पाठ्यक्रम और वहाँ की शिक्षण पद्धति से ये चीजें हमको मिलती। तो मैं विद्या भारती के सरस्वती शिशु मंदिर में वैधानिक रूप से वहाँ एक आचार्य हो गया जी। और वहीं से अपना शिक्षण कार्य करता था। और वो जालौन जो हमारा कस्बा है, तो वहाँ बड़ा सांस्कृतिक माहौल है। अनेक उस काल के कवि, जिनमें अभी एक देश के माने हुए मंची कवि हैं संतोष कुमार, नवरस सोनकिया जी, रविंद्र शर्मा जी जो डॉक्टर आनंद के मानद पुत्र हैं, दत्तक पुत्र हैं, ये लोग देश के माने कवि, ये सब लोग वहाँ, एक मोहल्ला है गीत गली जिसको पुरानी नजाई या मोहल्ला गणेश जी कहते हैं, ये सब लोग वहाँ रहते थे। इस कारण मैं उनके सब संपर्क में रहा और वहीं से कविता लिखने का एक अपना क्रम चलता रहा, गोष्ठियों में जाता रहा। तो फिर आप, जैसा आप बताएं कि आप जीविकोपार्जन के लिए विद्या भारती स्कूल में आपका नियुक्ति हुई, फिर कहाँ रहे देश में आप? देखिए, हम इसको ये मानते हैं कि हम लोग संघ से 1977 में जुड़ गए थे, तो ऐसा कुछ लगता नहीं था कि कोई हमको अधिक कोई मानदेय या धनराशि मिलती है, लेकिन एक देश सेवा जैसी बात हम लोगों को सिखाई गई, तो वो ऐसी घुल मिल गई थी। तो जो आर्थिक जीविकोपार्जन वाला पक्ष है वो तो साथ था ही, लेकिन उसके साथ एक मन में एक ऐसा विश्वास हो गया था कि भाई हमें कुछ करना है देश के लिए और बच्चों के माध्यम से कुछ संस्कार देने हैं। और मैं आपको बताऊं, जो पहली तनख्वाह जिसको मासिक वेतन का है या मानदेय का है, 115 रुपए 1982 में मिलते थे। 115 रुपए बहुत हुआ करते थे। और वहां से लेके मैं 98 तक मैं वरिष्ठ शिक्षक के नाते जालौन कस्बे में आचार्य रहा, और मेरे साथ बड़ा वो रहा, हिंदी का शिक्षक था, लेकिन पूरे आचार्य काल में मैं अंग्रेजी ही पढ़ाई मैंने। ये भी मेरे साथ विरोधाभास है, हिंदी का शिक्षक मैंने अंग्रेजी पढ़ाता था। और इस कारण मैं 98 तक मैं वहां जालौन में रहा। फिर मुझे प्रधानाचार्य का दायित्व दिया गया, तो मैं यहाँ झांसी आया अपनी कमिश्नरी। झांसी पहली बार इतना बड़ा कॉलेज और इतना बड़ा शहर देखा, लेकिन अधिकारियों की दृष्टि रही होगी, उन्होंने समझा कि इनमें योग्यता अच्छी है, ये व्यक्ति ठीक है, इनको भेजा जाए। तो सदर बाजार है जहाँ पुरानी पीएनबी हुआ करती थी, बुंदेलखंड धर्मशाला है जिसमें आजकल श्याम बाबा खाटू मंदिर बन चुका है, वो उस धर्मशाला में, और बहुत सुंदर विद्यालय चलता था हमारा विद्या भारती का। फिर कहाँ पहुंचे? फिर वहां से, चूंकि प्रधानाचार्य का 2-3-4 वर्ष में स्थानांतरण हमारे यहाँ योजना है, फिर इसके बाद मैं फर्रुखाबाद गया, तो वहां एक कायमगंज तहसील है, बड़ी कटरी क्षेत्र है, और बड़ा उस समय पश्चिम के वहां बड़ा दुर्दांत एक दस्यु हुआ करता था, कलुआ करके उस क्षेत्र में मुझे, तो वहां एक इंटर कॉलेज था, उसमें मैं 4 साल वहां रहा। और फिर जब मैंने लगा कि मेरे बच्चे झांसी में हैं सब, मुझे वापस लौटना है, तो मैंने अधिकारियों से आग्रह किया, उन्होंने मेरी बात समझा। तो जगह झांसी में कोई उस समय ठीक नहीं थी, तो फिर मुझे दिव्यापुर एनटीपीसी, अच्छा, वहां भेज दिया। दिव्यापुर जालौन के पास आ गया, जालौन से। तो फिर और वहां से फर्रुखाबाद से दिव्यापुर आ गया। अच्छा। और दिव्यापुर में 2007-8 तक मैं वहां रहा, और फिर झांसी आया। झांसी में किस? हाँ, यहाँ 12 वर्ष रहा, 2019 तक। किस कॉलेज में आए फिर? ये जो हमारा दीनदयाल नगर क्षेत्र है, वहाँ सरस्वती विद्या मंदिर, शिशु मंदिर करके हमारा विद्यालय था, तो यहाँ प्रधानाचार्य पद पर 2019 तक मैंने काम किया। तो उसका सेवानिवृत्त हो गए। तो इस यात्रा में आपकी लेख की गतिविधियां? हाँ, जो हमारी लेख की यात्रा है, ये देखिए, ये जो मैंने कभी विद्या भारती में अपना परिचय डॉक्टर रामशंकर भारती से नहीं दिया,
रामशंकर, इतना परिचय पर्याप्त है वहां। और अब चूंकि जब मैं अपने व्यक्तित्व को या अपनी जीवनी को या अपने जीवन को मैं जब साहित्यकार के रूप में देखता हूं, तब मैं उसी तरह से बात करता हूं कि फिर मैं वो आचार्य या प्रधानाचार्य नहीं, मैं एक साहित्यकार। और तो चूंकि मेरा जुड़ाव बचपन से ही साहित्य, संगीत और संस्कृत से था, तो वो बचपन शैशवावस्था से वो संस्कार मिले थे। तो मैं जैसे ही जालौन आया, मैं तो जालौन में एक मासिक गोष्ठी हुआ करती थी, हम लोग उस गोष्ठियों में जाने लगे और अखबारों में सबके नाम आते थे। मैंने देखी कि हम लोगों के नाम नहीं छपते हैं। अच्छा, तो क्योंकि आप नवोदित थे तो हम लोगों ने वहां रमेश चंद्र गुप्त, जो एक उस जमाने का दैनिक कर्मयुग प्रकाश, जो बुंदेलखंड और उरई से एक साथ प्रकाश हुआ, उसमें हम लोग रचना भेजने लगे। मैं रचना भेजता तो मेरी रचनाएं छपने लगी, फिर नाम छपने लगा। इस कारण से फिर हमको थोड़ा साहस मिला। हाँ, धीरे धीरे फिर मैं पत्रकारिता से सीधे जुड़ा और अमर उजाला में बहुत लेखन किया। और ये वहां हम लोगों ने जो 10 वर्ष काम किया, मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो वर्तमान में संस्कार भारती देश की एक बहुत प्रतिष्ठित संस्था है, मैं आपको सच बताता हूं, उस समय अमीर चंद्र जी, जो इस समय देश के राष्ट्रीय महामंत्री है, अगर वो इस इंटरव्यू को सुनेंगे तो शायद उन्हें याद आ जाए मेरे सैकड़ों पत्र उनके पास, मैंने शिकायती लहजे में उनको पत्र लिखे कि आपकी संस्कार भारती ना होकर कुसंस्कार भारती हो रही है। ये तो क्योंकि एक अध्यापक और पत्रकार कभी डरता नहीं, वो अगर वो अपने जमीन पर जिंदा रहता, जब बोलता है तो सच बोलता फिर वो। तो मैंने कहा इसमें तो ऐसे ऐसे लोग और ऐसा ऐसा कर रहे हैं, ये तो ठीक नहीं है। तो उनका जवाब था कि आप संभालिए इसको। तो मैंने कहा भाई अधिकृत करिए तो मैं संभालू। तो संस्कार भारती के गठन से पहले हमने वहां अहेतुकी, बड़ा नाम, राजकीय महाविद्यालय के सारे प्रोफेसर्स, डॉक्टर ब्रह्मानंद पांडे, डॉक्टर त्रिवेणी दत्त शुक्ल, डॉक्टर पीएन अवस्थी, ये सारे लोग हमारे सहयोगी बने और एक संस्था बनाई गई, उसका नाम रखा अहेतुकी। अहेतुकी मतलब बिना कृपा, ईश्वर जो है टपका किसी कारण से नहीं करता, अहेतुकी कृपा मानी जाती है। तो वो जो संस्था बनी, मैं आपको बताता हूं उस संस्था ने क्या काम किया कि हम लोगों ने उसमें, मैं, राही जी, ये सब लोग थे उसमें, भगवान सिंह राही और मैं और ये सारे प्रोफेसर, जालौन कस्बे के जितने भी समृद्ध साहित्यिक अभिरुचि के व्यक्ति थे, सबको जोड़ा। तो हम लोगों ने एक वार्षिक उत्सव किया और उसमें ऐसे ऐसे लोगों को छांटा जिनको कभी स्टेज नहीं मिलता, मंच नहीं मिलता। ये लगभग 87-88 की घटना है, कोई मंच नहीं मिलता था हम लोगों को। एक विकलांग था, ग्रामीण क्षेत्र के किसान थे, वो अनेक पक्षियों की बोली बोलते थे। अच्छा, उनको लाए, उनको ढूंढा, लोगों ने बताया, है ना, बहुत सारे। और एक लड़का जो फिल्म में चला गया, जिसमें नायक फिल्म में है, कुंती सीरियल में उसके वर्षों सीरियल चले, इंदल सिंह, वो गांव का लड़का था। तो पहला प्लेटफॉर्म उसको वहां हमने दिया, उसने एक फौजी का, देशभक्त फौजी का एक रोल अपना प्ले किया। तो एक ऐसी संस्था मतलब उसके माध्यम से मैं करता क्या था, जितने भी वरिष्ठ साहित्यकार थे, बुजुर्ग साहित्यकार थे या जो अभावग्रस्त थे, उनको समृद्ध लोगों से चंदा लेके, सहयोग लेके उनको सम्मान करते थे। सम्मान में आज की जो सम्मान की परंपरा, जो परिभाषा होगी, वो तो सम्मान और पुरस्कार तो एनर्जेटिक बनाने की, हाँ, तो उनको हम लोग वो करते थे और वास्तव में उनको श्रद्धा पूर्वक उनका सम्मान करते थे कि ये है। उसमें डॉक्टर रविंद्र शर्मा जी के, जो राष्ट्र कवि है, राष्ट्रीय मंचों पर जाते, पूरे देश विदेशों में जाते हैं, अच्छे गीतकार है, उनके पिताजी थे डॉक्टर भगवंतदास जी शर्मा, बहुत अच्छे तबलिस्ट और बहुत अच्छे शास्त्रीय विधाओं के ज्ञाता, संगीत के, साहित्य के, ऐसे सारे साहित्यकारों को हम लोग सम्मानित करते थे और क्रिम से ऐसी गोष्ठियां करते थे। तो मैं और राही जी, इसमें हम दोनों लोग, और उस समय कोई हम लोग पैदल चल के पूरे कस्बे में घूम घूम के ये काम करते थे। और इसके साथ ही काम और बता दूं आपको, जब संस्कार भारती का गठन हो गया तो हमारे यहाँ महेश श्रीवास्तव जी हैं, वकील साहब, बहुत अच्छे रेवेन्यू के वकील हैं। तो उनकी श्रीमती जी आशा श्रीवास्तव जी संगीत का एक विद्यालय चलाती थी। गुंजन उनकी बेटी मेरे यहाँ पढ़ती थी। राही जालौन की बात कर रहा हूं मैं, वहां आपको बता रहा हूं कि क्या हम लोगों ने किया संगीत और साहित्य के क्षेत्र में। तो गुंजन, चूंकि उनके परिवार में जाना आना था, तो हमने कहा क्यों ना संस्कार भारती इनके माध्यम से चलाई जाए। तो वो बहन जी ने, श्रीमती आशा श्रीवास्तव जी ने
जो संगीत विद्यालय चलाती थी, बच्चों को प्रभाकर एमयूज वगैरह कराती थी और कोचिंग देती थी, उनके यहाँ उनको मैंने संस्कार भारती से जोड़ा और उन्होंने उस संस्था को 5 वर्ष, उनके पतिदेव ने, उनके महेश प्रसाद श्रीवास्तव जी ने बहुत अच्छी तरह से विभिन्न कार्यक्रम कराए उन्होंने। वो संस्था खूब फली फूली। तो ऐसी 2-3 संस्था हम लोग वहां से जालौन में छोड़ के हम लोग आए वहां। ये एक तरह से डाली थी नींव। और वर्तमान में चल रही है? हाँ, वर्तमान में चल रही है। अहित की चूंकि वो सारे प्रोफेसर ट्रांसफर हो जाते, राजकीय महाविद्यालय कुंदी सिंह लोहाना के, वो सब ट्रांसफर हो गए, तो अहित की समाप्त हो गई। लेकिन संस्कार भारती किसी तरह अभी जीवित है, चल रही है। एक काम और किया था सर हम लोगों ने, मैं इसलिए बताना चाहता हूं कि संस्कार भारती की बात आई। संस्कार भारती ने एक प्रकार हमारे उस समय श्री अयोध्या प्रसाद कुमुद गुप्त जी, पूरे के बहुत देश के माननीय वरिष्ठ पत्रकार हैं और मैं उनको प्रणाम करता हूं, सम्मानीय है। उन्होंने एक काम हम लोगों को सौंपा। उन्होंने कहा कि भाई जितने ये चूल्हे चकिया के गीत हैं इनका यार सर्वे करो। तो हम लोगों ने 2-3 लड़के थे, हम लोग लड़के ही थे, 22-23 साल उम्र की थी, ज्यादा नहीं था, बड़ा शौक था। मेरे भाई साहब चूंकि आकाशवाणी छतरपुर में वो भी इसमें शौक रखते थे, तो उन्होंने कहा वहां चले जाओ, फलानी अम्मा टिकानी अम्मा, ऐसे गाँव वो वहां की गाँव में जाओ, उनसे मिल लेना। तो जालौन ब्लॉक के 63 गांव गया मैं, ये रिकॉर्डेड है, रजिस्टर में लिखा। उन गांवों से, उन महिलाओं से टेप रिकॉर्डर ले जाते थे, उनसे गवाते थे, वो रिकॉर्ड कर लेते थे, कुछ लिख लेते थे। वो संकलन करके सब हमने कुमुद जी सर्वे किया कि ये मंडप का गीत है, ये जब शादी होती तब का गीत है, ये जीवनार का गीत है, ये चरुआ दरे का गीत, ऐसे ऐसे गाए जाते। 10-12 उन्होंने बिंदु बताए थे। हम लोग इतना परिपक्व नहीं थे तब, जानते नहीं थे सब चीजें, लेकिन किया और वो सब सौंप दिया बाद में उन्होंने अपने नाम से, केवल अपने नाम से। इसको मैं इसलिए जोर दे रहा हूं, उन्होंने हम सबका कहीं उल्लेख नहीं किया कि भाई संग्रहकर्ता भी इसमें थोड़े से सहभागी है। हालांकि वो उनका सहयोग की बूंद थी, वो भी उल्लेख, हाँ वो भी नहीं होना चाहिए। देखिए देखिए कोई व्यक्ति मकान मालिक है, ठीक है, लेकिन जो कारीगर इसने मंदिर बनाया तो कम से कम उसका भी श्रेय, उसने वो बहुत कारीगर बहुत खैर ये सब बातें हुई। तो वो सब काम सर करते रहे, ऐसा चलता रहा। और इस दौर में जब मैं झांसी आया, मैंने ये सारे साहित्यकारों से, मैं कोहली जी से मिला, प्रीतमपुरा, मुझे पीएचडी करनी। तो अब कोहली जी उस समय राम कथा को लेकर आधुनिक संदर्भ में बहुत सुंदर लिख रहे थे। हिंद पाकेट्स बुक्स में जुड़ा था, उनकी सारी पत्रिकाएं और वो सब आते थे। कोहली जी के यहाँ गोष्ठी हुआ करती थी, उस कार्यक्रम का नाम ही गोष्ठी था, नरेंद्र कोहली जी। हाँ, नरेंद्र कोहली जी के यहाँ। तो वाणी प्रकाशन से वो गोष्ठी का एक पर्चा छपता था, जो मासिक गोष्ठी हुआ करती थी, उसमें जितने लोगों ने, तो वो एक बुकलेट वो छापते थे। तो मैंने कोहली जी के यहाँ पहुंच गया, उनसे फोन पर बात हुई, चिट्ठी लिखते थे। कोहली जी के दर्जनों पत्र हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ, ईश्वर उन्हें सताई बनाए। तो उन्होंने कहा ठीक आ जाओ। तो उनकी कृपा से फिर मैं और पीएचडी, मेरा काम चलता रहा। राम किस विषय में आपने पीएचडी की? ये राम काव्य की जो परंपरा है, ये कहाँ से प्रारंभ हुई। लोग वाल्मीकि रामायण का संदर्भ देते हैं, उससे कहते हैं कि महाभारत में भी ये कथा है, तो ये काव्य रूप में कैसे, अगर हम दोनों काव्य ग्रंथों को अलग कर दें, इनको जो तो हमारे प्राचीन महाकाव्य हैं, इनमें तो है ही, तो जो जैन काव्य पयुम चरित करके वहां से उसके स्रोत मिलते हैं जी। फिर जैन मुनियों से आते, फिर इस तरह से ये विशद यात्रा है राम का परंपरा की। और वो तो एक ऐसा आपका शोध का विषय, हाँ ये शोध का विषय था। तो उसमें कुछ मौलिक संदर्भ, अच्छा देखिए, एक होता परंपरागत शोध जो लोग करते आए हैं कि वाल्मीकि जी ने वहां लिखा तमसा के तट पर, तुलसीदास जी ने यहाँ लिखा। अब तुलसीदास जी को लेकर भ्रांतियां थी। तुलसीदास जी बांदा में पैदा हुए कि वहां राजापुर में, दो राजापुर। अब अमृतलाल नागर जी से मैं मिला, चौक लखनऊ 66 चौपटियां, ये उनका एड्रेस। तो वहां लखनऊ जी से चौक में नागर जी से मिला, तो उनका मानस का हंस आप पढ़ लीजिएगा। अरे साहब, मानस के हंस में अब मैं नाचो क्यों, अब मैं नाचो बहुत गोपाल, खंजन ने, ये अमृतलाल नागर का जो लेखन है वो साहित्यिक और ऐतिहासिक लेखन है। मानस का हंस तुलसीदास जी की जीवनी है। अच्छा, पूरा उनको जीवन कथा उन्होंने बहुत ही, उसको कहें लोम हर्षक शब्द प्रयोग करूंगा मैं, रोमांचक न कह के लोम हर्षक,
ये भी थोड़ा कठिन शब्द है। तो लोमहर्षक शैली में लिखा उसको। उसमें रत्नावली का भी उन्होंने उद्भव दिखाया है, उनके पिता और उनका। तो वो सारी चीजों को लेकर के फिर मैं वहां शहरों जहां तुलसीदास जी का दूसरा जन्म, मैं वहां भी गया। तो वहां के लोग ये सिद्ध करते, महाराजपुर है, ऊसर खेत है, शुकर खेत है, ये सब कथाएं, हालांकि ये बड़ा आज भी विवाद का विद्वानों ने विषय बना दिया है। मैं इतना मानता हूं कि तुलसीदास जी एक संत महात्मा पुरुष थे, क्योंकि चित्रकूट में जिस मंदिर में रहते थे, मैं वहां भी उसके पीपल के पत्ते को मिला। जो भी हुआ आपका, हाँ, वो प्रयोगात्मक है। हाँ, प्रयोगात्मक, चूंकि अखबार देखिए, समाचार पत्र उस जमाने की पत्रकारिता के, समाचार पत्र के लोग, वीरेंद्र डंगवाल अक्सर ये कहा करते थे, जब अमर उजाला के हेड थे, कि हमको खबर बनाने के लिए खबर नहीं बनानी है, घटना है तो हम उस घटना को, घटना पे केंद्रित, अपने शब्दों को घटना पे केंद्रित करें। हम उसको दुनिया का बितान नहीं उसको बढ़ाइएगा, आप उस घटना के मूल में जाइए, क्या क्या बातें और हैं वो निकालिए, और क्या क्या संबंध, फिर आपकी सोच क्या कहती है, आप पत्रकार के नाते आपको क्या दिख रहा है, वो भी आप अपनी आपकी जो तीसरी आंख, हाँ वो कहते थे। इस नाते तो हम आज भी कोई ये छुमंत्र वाले में विश्वास नहीं करके दिखाओ, मैं किसी ज्योतिषी पे विश्वास नहीं करता हूं, बता दो मेरी जन्मतिथि, बताओ भाई, पहले अगर मेरी जन्मतिथि बता दो, मैंने किस सन में हिंदी में मेरे कितने अंक भाई बता दो, भाई तुम मेरी 3 पीढ़ियों को बता रहे, ये भी बता दो जी। अगर ये तुम बताओगे तो मैं आपसे बात करूं, तो मैं कुछ चीजों में प्रैक्टिकल रहा सर। भारती जी, आपने अपना उपनाम भारती रखा, हाँ, इसके पीछे क्या कहानी? देखिए, इसके पीछे बहुत ही स्पष्ट कहानी है। ये था कि हमारे घर में ये सारी पत्रिकाएं आती थी, धर्मवीर भारती का वो आता था, धर्मयुग आता था। तो एक्चुअली मेरे बड़े भाई भी भारती नाम लिखने लगे, तो उन्होंने भारती लिखा। हाँ, तो एक दिन पूछा उनसे कि भैया आप ये भारती, ये कौन भारती है? हम लोग कुछ नहीं समझते, जात क्या होती है, पात क्या होती है। उस जमाने मेरा गांव एक ऐसा विशेष गांव है कि मैं बिल्कुल बहुत सामान, और जिसको उस जमाने में ये कहे कि बहुत जाति पात से लेकर के बहुत नीची जाति का, अगर जाति वर्ण से देखा जाए, शुद्ध वर्ण का, ठीक है। लेकिन मेरा गांव एक ऐसा गांव है कि ये जहां जातीयता का बोध नहीं है, कहीं ये संकीर्णता नहीं है। मुंशी प्रेमचंद का ठाकुर के कुआं है, लेकिन मेरे मंदिर के कुआं पे मनूरे बसूर पानी भरता है, गफूर खान पानी भरता है, नादल अली नट पानी भरता, वो मंदिर का कुआं है। तो ऐसा दुर्लभ गांव जहां पन्नालाल त्यागी जी, मतलब समरसतावादी व्यक्ति, सबकी रोटी बेटी अलग, सबके अपने अपने आचार विचार अलग, लेकिन सब में एक आदमी। ये बड़ी बात थी साहब। उस जमाने में सामंतवाद का युग था, 75-70, जब हम लोग थोड़े सोचने समझने की दौर थी, उस काल में ये था। तो वहां से मैंने जो सूरज का 7वां घोड़ा जब पढ़ा, और उनका धर्मवीर भारती जी का, और गुनाहों को देखता, तो सर क्या बात। तो बस ये लगा कि हम भी, एक रूमानी दुनिया होती है। और राही जी जब पढ़ते थे, तो राही जी का पहले सरनेम था ऋतुराज, अच्छा, भगवान सिंह राय जी का। तो ऋतुराज लिखा करते थे उस जमाने में। ऋतुराज बहुत बड़े उपन्यासकार हुए, वो रोमांटिक उपन्यास लिखा करते थे। कुछ दिन उन्होंने लिखा, फिर बाद में वो टाइटल उन्होंने चेंज करके, लेकिन फिर हम लोगों ने, अब हमारी पीढ़ियों में वो स्थानांतरित हो गया। अब मेरी तीसरी पीढ़ी भी वो भारती लिखती है। अच्छा, आप सारे परिवार के सारे बच्चे सब भारती लिखते हैं। बहुत शानदार। सब भारती ही लिखते हैं सर। अच्छा भारती जी, जैसा कि आपने बताया कि आप संघ परिवार से जुड़ाव रखते हैं, तो एक आजकल एक बड़ा अटपटा सा नई पीढ़ी में देखा जा रहा है कि देशभक्ति का जज्बा जो है दब सा गया है, उभर के नहीं आ रहा है। इसके बारे में आप नई पीढ़ी को क्या कहना चाहेंगे? जी, आज देखिएगा, जो भारत माता की जय, वंदे मातरम, वो जय श्री राम, जो 3 नारे हो गए ना, इनका वास्तव में इनकी मर्यादा हमने नष्ट कर दी है, इनका राजनीतिकरण कर दिया। आज अगर हम जय श्री राम किसी को करते हैं, तो भाजपा या भारतीय जनता पार्टी के हमको समर्थक माना जाता है। वंदे मातरम बोलते हैं तो भी हमको संघ परिवार का या भारत, जबकि यह मूल मंत्र है हमारे देश की। भगवान राम इस सृष्टि के, हमारे देश के मान्य महापुरुषों में एक है। हम उनको ब्रह्मांड नायक ना मान करके ऐसे महापुरुष मानते हैं कि जिन्होंने देश की संस्कृति के लिए बहुत, अगर हम उनका नाम लेते, लेकिन जब से राम को राजनीति में लाया गया, तो जय श्री राम का नारा भी विवादास्पद हो गया, वंदे मातरम भी हो गया। लेकिन ये
ये चीज लोगों में आज की, आपका जो प्रश्न है कि वर्तमान के लोगों में ये इनमें कोई देशभक्ति नहीं है ना, जो सामाजिक समरसता की जो बातें करते हैं ना। मैं आपको बता दूं, जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था तो मैं तो प्रैक्टिकल आदमी हूं, तो एक जिसको सफाई कर्मचारी के परिवार में स्वामी परमानंद जी का आयोजन हुआ। उस समय स्वामी परमानंद जी बड़े तेजस्वी और उस समय उनका शरीर स्वस्थ था, खूब यात्राएं करते थे और राम जन्मभूमि में बड़ा उनका योगदान था। और रितंबरा जी का, उनका एक आयोजन हम लोगों ने किया, वहां के लोगों ने, तो जो वाल्मीकि बस्ती थी वहां कार्यक्रम किया गया। क्योंकि संघ परिवार का अनुशासित, विश्व हिंदू परिषद में भी संघ परिवार के लोग हैं, बड़ा अनुशासित कार्यक्रम हुआ। और वो उनके यहाँ उन्हीं के चबूतरे पर, और गिरिराज हलवाई थे, वहां से लड्डू प्रसाद बन के आए। बहुत जो नकली संघी बन गए, जो छद्मवेशी है, जिन्होंने संघ के गुण नहीं है, जिन्होंने संघ को सीखा नहीं, हाँ, केवल संघ का मुखौटा लगा, वो लोग लड्डू प्रसाद तो लिए, लेकिन बाद में बाहर निकल के इधर उधर डाल दिया, नालियों में डाल दिया। तो यहां से पहचान होती है। देखिए, संघ का व्यक्ति, अस्पृश्यता जैसी चीज ये देश के लिए बहुत बड़ा कलंक है, और संघ इसका घोर विरोध करता है। गांधी जी भी हमारे शिविर में आए, इतिहास में ये दर्ज है, संघ के ओटीसी शिविरों में जाते थे। संघ इस बात का घोर विरोधी है कि अस्पृश्यता जैसी कोई चीज देश में होनी चाहिए, और हम लोग भी उसी विचारधारा को मानते। लेकिन बहुत सारे लोग अब हमारे इस क्षेत्र में भी आ गए हैं, तो जो नकली देशभक्ति का नारा देते हैं, वो दुनिया की मोमबत्ती कैंडल लगा के फोटो खिंचवाते हैं, पेड़ लगाते हैं और ये लगाते, ये सब केवल सोशल मीडिया में या अखबार में आने, वो समाज में आज भी बहुत अंधेरे हैं। बहुत सारे बच्चे भूखे सोते हैं, बहुत सारे बच्चे अनपढ़ हैं, बहुत सारी जगह अंधेरे हैं, बहुत सारे लोगों को रूटीन में वो काम नहीं करते। संघ का कार्यकर्ता वो काम करता है। आज भी संघ के बहुत सारे स्वयंसेवक इस क्षेत्र में लगे हुए, पूरी निष्ठा से। प्रचारक आता है, युवा प्रचारक आता है, वैभवशाली परिवार छोड़ के आता है, घर घर रोटियां खाता है, कभी हमारे यहाँ खाता है, कभी आपके यहाँ खाता है। वो प्रचारक जिसके यहाँ साधन संपन्न परिवार से आता है, और वो घर घर ये राष्ट्रभक्ति निष्ठा है। तो जो निष्ठावान लोग हैं वो तो वही काम कर रहे हैं। जिनकी दोहरी निष्ठा है, जो केवल स्वार्थ पूर्ति के लिए संगठन में प्रवेश कर गए हैं, किसी भी खिड़की से, पीछे के दरवाजे से, ऊपर से, छत से, कहीं से भी कूद के आ गए हैं, वो लोग सही नहीं है। जी भारती जी, आपके और ऐसे कोई शौक जो आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहें? हाँ, देखिए, शौक तो मेरा विद्यार्थी जीवन से बहुत रहा कि मैं रोज पढ़ता हूँ, रोज लिखता हूँ। आज भी 1 घंटे 1.5 घंटे रोज पढ़ता हूँ, विभिन्न पत्र पत्रिकाओं को, नई कविताओं को, नए लोगों को, जितने भी अखबार को पूरी तरह से पढ़ता हूँ, उनके आर्टिकल्स जो आते हैं उनमें पढ़ता हूँ। और मैं सबसे यही अपील करता हूँ कि हम अगर पढ़ेंगे तो हम निश्चित रूप से समृद्ध होंगे। हम अगर कवि हैं, कविता करना चाहते तो मुझे अपने वरिष्ठ कवियों की, अपने समकालीन कविताओं को पढ़ना पड़ेगा, तब हम अपनी कविताओं को कुछ दे पाएंगे। तो ये मेरा पढ़ने का, मेरा बस 2 ही शौक है, पढ़ने का और बहुत ही शास्त्रीय संगीत ये सुनने का। मैं रोज संगीत सुनता हूँ, 1-2 घंटे, और रोज पढ़ता हूँ। ये एक ही शौक है मेरा, बस पढ़ना। और चूंकि आप सेवानिवृत्त हैं, तो अब आने वाले काल में आपके किस तरह के प्रोजेक्ट्स हैं, क्या और नया करना चाहते हैं भारती जी? जी, अभी मेरे मन में एक पीड़ा है। जो मैं अपने विद्यालय में था तो मेरे पास पावर हुआ करता प्रधानाचार्य को, उसका अभी जो पावर रहता है, मैं अपने विद्यालय में रहते बहुत सारे निर्धन बच्चों को निःशुल्क पढ़ाता था, विद्यालय की मैनेजमेंट से सहमति लेकर के। और विद्यालय में चूंकि इतना साधन संपन्न नहीं होते हैं, तो कुछ समाज से सहयोग लेके उन बच्चों को मैं निःशुल्क शिक्षा देता था। उनकी फीस अभिभावकों से, समृद्ध अभिभावकों से लेकर के उसको एडजस्ट करके उन्हें पढ़ाते थे। वो काम मेरा रुका हुआ, तो मैं वो काम शुरू कर रहा हूँ। अभी एक सज्जन से बात हुई, तो जो विकलांग बच्चे हैं खास तौर से, और जो स्कूल नहीं पहुंच पाते हैं, बल्कि ब्लाइंड भी हैं, तो मैंने ये रखा है कि मैं उनको निःशुल्क शिक्षा तो दूंगा ही। तो 2-3 लोग हमको और मिल गए हैं मेरी मानसिकता के, जो साधन संपन्न भी है और भी साधन उपलब्ध करा रहे हैं वो। तो मैंने कहा जो भी टीचर हमारे हैं, 1-2 और अध्यापकों से बात हुई कि 1-2 घंटे जो हमें दे सकते, क्योंकि वो विद्यालय नहीं है,
वो बच्चों को हम साक्षर बना के उनको अपनी देश के संस्कारों से जोड़ना चाहते हैं। यदि बच्चा साक्षर बनेगा, संस्कारित होगा, तो निश्चित रूप से संस्कारित बच्चा देश के बारे में सोचेगा, वो अपराधी नहीं बन सकता उसमें। तो वो हम वो चीजें देना चाहते हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट है कि जो मैं करता आया हूं। मैं हर विद्यालय में रहा, 60-65 बच्चे फ्री पढ़ रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आपत्ति होती थी, कभी कभी मैनेजमेंट भी गुस्सा होती थी, तो मैं कहता था सर 30 बच्चों की जगह है, 35 बच्चों की जगह है, 2 बच्चे तो सीट खाली बैठे रहे। तो वो लोग भी कहते थे ठीक है, नहीं अच्छा काम है, आप करिएगा। इसके पीछे जैसे बहुत सारे लोग कर रहे हैं, यहाँ भी झांसी में बहुत सारे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, मैं उन सबको प्रणाम करता हूँ। बहुत अच्छी कोशिश है, जैसे उम्मीद की रोशनी वाली कर रहे हैं, कुछ और लोग हैं भी कर रहे हैं, कुछ लोग हैं कर रहे हैं इस काम को। तो मैं ये चाहता हूँ, मैं जिस एरिया में रहता हूँ उस क्षेत्र में कोई बच्चा अनपढ़ ना रहे, जो पढ़ने में किसी भी तरह से सक्षम नहीं है, आर्थिक रूप से है या वो फिटनेस ठीक नहीं है, तो मैं उसको चाहता हूँ कि मैं उसी प्रकल्प में लगा हूँ। और अभी जुलाई से योजना। भारती जी, जैसा कि आप प्रिंट मीडिया से जुड़े रहे वर्षों, 4 दशक आपने देखा भी है, तो कभी आपको मंच पे जाने का भी सौभाग्य मिला? हाँ, मंच पर देखिए, मैं 4-5 वर्षों तो मैं किसी कवि सम्मेलन का आयोजक रहा। अच्छा। और हमारे जालौन कस्बे में बाराही देवी करके एक मेला लगता, वार्षिक मेला लगा करता था। तो वहां क्या था कि मैं जब इस कविता क्षेत्र में आया तो मुझे लगा कि भाई राममोहन शर्मा ही क्यों संयोजक बनते, रामचंद्र भारती क्यों नहीं बनते। अच्छा। तो फिर पता लगा कि भाई नगर पालिका में इनकी सेटिंग हो या उनसे संबंध हो। तो हुआ क्या कि एक बार हमारा चेयरमैन बन गया, यानी हमारी विचारधारा का, हमारे पसंद का चेयरमैन। तो मैंने उससे निवेदन किया कि भाई एक बार कवि सम्मेलन मुझे कराने, संयोजक बना दो। तो उन्होंने कहा साहब आपने कहाँ कराए? हमने कराए तो कहीं नहीं है। बोले फिर आप करा लेंगे। हमने कहा ऐसा करो, आप संयोजक उन्हें बना दो, हम इतने 4-5 नाम बता रहे हैं, उन्हें बना दो, लेकिन हम 2-4 लोग बता रहे हैं उन्हें बुला लें। वो ऐसा कभी सम्मेलन में होता है कि हम जैसे बुलाएं वो हमें बुलाए, ग्रुप बने। तो हमने, उन्होंने कहा ठीक है, संयोजक नवरस किया और मैं सहयोगी बना दिया। तो उन्होंने कहा भारती जी विशेष सहयोगी। तो मैंने नाम जब देना शुरू, मैं आपको ताज्जुब की बात, पहला ऐसा कवि सम्मेलन है बाराही देवी मेला का कि जिसमें 1 पैसे का कहीं भी वो नहीं हुआ। वो लोग आए पढ़ने, जिसमें सोम ठाकुर आए, पूर्णिमा पूनम जबलपुर, बहुत नामचीन कवि थी। पूर्णिमा पूनम निःशुल्क आई थी, वो मुझे भाई मानती थी, मैं उनको बहन मानता था, इस दुनिया से चली गई हैं वो, प्रणाम करता हूँ उनकी स्मृतियों को। वो निःशुल्क आई, उनको हमने मार्गवे भी दिया, मार्गवे भी नहीं लिया। उन्होंने कहा नहीं भैया तुम्हारा कार्यक्रम है, इसमें 20 जगह, अभी दूसरी जगह से आए हूँ, इतना मिला उतना मिला। सोम ठाकुर जी। और उस कवि सम्मेलन का संचालन किया था डॉक्टर सुनील केशव देवराव, आकाशवाणी छतरपुर की पूरी टीम आई थी उसमें संतोष पटेरिया जी भी थे। तो जब वो लोगों ने देखा तो लोग, संचालन ऐसे भी हो सकता है। सुनील केशव देवधर आप जानते होंगे कितना स्वीट और उनका माधुरी है उनके शब्दों में, उनकी वाणी में मिठास। तो ऐसे 2-3 साल किए, फिर मुझे धीरे धीरे उन कार्यों से वितृष्णा हो गई। मंच की जो राजनीति है, तो फिर वहां भी राजनीति, हाँ वहां भी मैं वो अपने नाम भूल रहा हूँ, जबलपुर के ही बहुत बड़े साहित्यकार रहे, छायावाद युग के स्तंभ रहे। जब मैंने एक बार उनको साप्ताहिक हिंदुस्तान के लिए, उनके इंटरव्यू के लिए, उनके मत के लिए मैंने चिट्ठी लिखी, मंची कविता आज का स्तर, ऐसा कुछ शीर्षक था उसमें। तो वो शुक्ल जी हैं, उस नाम इसमें विस्मरण हो गया, हिंदी संस्थान, वो हिंदी सम्मेलन प्रयाग के वो मंत्री भी रहे। तो शुक्ल जी ने यही कहा था कि अब तो मंचों पर लंबी दाढ़ी, विदूषकबाजी और भी। मैं आपको बताऊं, नीरज जी को मैंने एक बार बुलाया, श्रद्धेय नीरज जी को, बहुत देश के माने हुए। और तो नीरज जी से जब मैंने, क्योंकि अखबार में भी लिखता था, तो नीरज जी का मैंने कहा कमेंट बताइए सर। तो उन्होंने कहा कि देखिए इस क्षेत्र में हम तो आ गए हैं, अब हमें तो इसी में जीना है, इसी में मरना है, लेकिन यदि आपको साहित्यकार बनना, साहित्य लिखना है, तो इस क्षेत्र में न मत आइए, मंच पे ना। हाँ मंच पे, अगर आपको साहित्य को जिंदा रखना है। बोले वो दौर अलग था जिसमें राष्ट्रकवि मैथिली शरण गुप्त, बच्चन जी जैसे लोग हुए, माखनलाल चतुर्वेदी। आज का दौर दूसरा हो गया है, उसमें अब ये साहित्य की कोई आवश्यकता नहीं बची। अगर आप साहित्य सृजन करना चाहते हैं तो आप मंच की कविता, क्योंकि आप मंच की कविता लिख नहीं सकते, साहित्यिक व्यक्ति मंच की कविता नहीं लिख सकता है। तो इस कारण से वो धीरे धीरे मंच से हम लोग दूर हो गए। मंच पे खूब गए हम लोग,
हमारे डॉक्टर भारत के 7वें गांधीयन थे डॉक्टर राधेश्याम योगी जी, और वो भी अब मोरारजी देसाई के निजी सचिव रहे, जयप्रकाश जी के निजी सचिव रहे, जिनकी बेटी वंदना मलिक का कन्यादान मोरारजी देसाई ने जब तिहाड़ जेल में निशाबंदी थे। ऐसे महापुरुष भारत के 7वें गए, वो भी जालौन कस्बे के रहने वाले थे। उनका बेटा यहाँ संजय श्रीवास्तव है, विद्या मंदिर में आचार्य, बड़े महापुरुष थे। क्या बड़ा दुर्भाग्य। जहाँ आपका इतना लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, आपने बहुत सारा कुछ किया है, आपकी कोई पुस्तक के रूप में जी मतलब ऐसा कोई साहित्य धरोहर बनी? जी देखिए, मेरी अभी 2 पुस्तकें प्रकाशित हैं। एक में जिसमें ललित निबंध है, जिसमें डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र जो संपूर्ण संस्कृत विश्वविद्यालय के कुलपति हुआ करते थे और साहित्य अमृत पत्रिका रही है, बड़ी प्रतिष्ठित पत्रिका, उसके संपादक रहे। अभी भी छप रही है, साहित्य अमृत छप रही है। तो उनकी शैली से प्रभावित होकर के मैं उनके साथ आलोपी बाग वाराणसी में यायावरी में 10 दिन उनके घर रहा, जबरदस्ती। उन लोगों ने कहा वो तो बड़े कर्मकांडी है, ये है वो है, लेकिन अरे साहब इतने महान व्यक्ति थे वो, पूछो नहीं है सर। तो उनकी शैली मुझे बहुत अच्छी लगी, उससे प्रसाद लेकर के जो भी मैं सीख पाया। तो फागुन देहरी पर एक मेरा ललित निबंध संग्रह है और एक कविताओं का संग्रह है। ये 2 प्रकाशित हैं, शेष सभी सब अप्रकाशित हैं, क्योंकि अब तो प्रकाशित कराने का अर्थ है कि लेखक अगर प्रकाशित करे तो करे अपने संसाधन से, अन्यथा लोगों का पुस्तकों की तरफ रुझान, रुझान भी समाप्त हो गया। सोशल मीडिया ने इसका नाश किया है। बस यही सर, बकाया मैं लिखता रहा बहुत सारे। जब आपको बताएं, प्रभास जोशी, आप तो चूंकि पत्रकारिता से वरिष्ठ संपादक हैं, साहित्यकार जुड़े हैं, प्रभास जोशी संपादक थे जनसत्ता के। तो मेरा एक उन्होंने आर्टिकल छापा था, उसको बड़े संजो के रखा हुआ, होली के बदरंग होते रंग। जनसत्ता जैसे अखबार में किसी की छप जाना बहुत बड़ी। लेकिन मैं आपको सच बताऊं कि मैं बहुत अंतर्मुखी रहा। ये सब चीजें अभी जब झांसी में आया, अब ये सब चीजें बतानी चाहिए, अपने को दिखना चाहिए कि नहीं ये हेयर स्टाइल ऐसे बोल लेते हो, ऐसी कविता कर ले। तो मैं आप अंदर की बात बता रहा हूँ, ये सब दिखावे का कभी शौक नहीं रहा। लेकिन ये चीजें लोगों को आप बताएंगे नहीं तो लोग जानेंगे कैसे कि आप में इतनी क्षमताएं हैं। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? ये सर क्या बात है सर। तो वो सर होता रहा जी। बाती जी, हमारे दर्शकों के लिए आप अपनी कोई उत्कृष्ट रचना शेयर कीजिए। जी धन्यवाद। चलिए मैं एक अनहद आपको पहले सुनाता हूँ। और अनहद हमारे यहाँ बड़ा प्राचीन शब्द है। तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, वासना से मुख आचरण हो गया। तुम मिले प्रीत का अवतरण हो गया, वासना से विमुख आचरण हो गया। मोह निद्रा में सोता रहा आज तक, छू लिया आपने जागरण हो गया। अब मैं 4 पंक्ति कविता की और आपको सुनाता हूँ। हमारे देश में जो विसंगतियां हैं, जो विद्रूपता हैं, विडंबनाएं हैं, विकृतियां हैं, उनको रेखांकित करते हुए गजल नुमा सी है। मैं गजल का तो उस्ताद नहीं हूं, लेकिन फिर भी दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा, दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा, प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा, प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। कह दो रहबरों से संभल के उठाएं पांव, कह दो रहबरों से संभल के उठाएं पांव, डाले गए हैं फूल तो पत्थर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा, प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। मैं अपनी जिद में आग लगाता चला गया, मैं अपनी जिद में आग लगाता चला गया, सोचा न था कि जद में मेरा घर भी आएगा। दिन भी ढलेगा रात का मंजर भी आएगा, प्यासे रहे तो दौर में सागर भी आएगा। हिंदी साहित्य में गीत काव्य है, थोड़ी सी शास्त्रीय बात मैं इसलिए करता हूं कि वो भी उसकी जानकारी भी हमारे दर्शकों श्रोताओं को वैसे है, लेकिन पुनर्स्मरण की दृष्टि से एक नवगीत शैली है। और जब नवगीत का
1960 के दशक से ये प्रारंभ हुआ, यश मालवीय से लेकर के वीरेंद्र मिश्र से लेकर के शंभुनाथ सिंह जी से लेकर बड़े श्रेष्ठ गीतकार हुए। तो नवगीत की शैली में एक मैं गीत देता हूँ। नवगीत क्या है, बिंब और प्रतीकों के माध्यम से कुछ कहने की ये कोशिश नवगीत में होती है। हालांकि सब कुछ गीत है, सब कुछ काव्य है, फिर भी नवगीत है। ध्यान चाहूंगा सर आपका। रेत पर एड़ी रगड़ते थक गया तो मन हुआ, अब मैं नदी बनकर बहूं बहने लगा, बहने लगा। रेत पर एड़ी रगड़ते थक गया तो मन हुआ, अब मैं नदी बनकर बहूं बहने लगा, बहने लगा। गांव की माटी शहर में पांव धरते मर गई। गांव की माटी शहर में पांव धरते मर गई। लोक मंत्रों के स्वरों में विष बुझी धुन भर गई। बंद कमरे की घुटन डसने लगी तो मन हुआ, अब मैं परिंदों सा उड़ूं, उड़ने लगा, उड़ने लगा। रेत पर एड़ी रगड़ते थक गया तो मन हुआ, अब मैं नदी बनकर बहूं बहने लगा, बहने लगा। ओढ़कर चादर धुएं की, ध्यान चाहूंगा सर, ओढ़कर चादर धुएं की सो गई हर रोशनी। यक्ष प्रश्नों में सिमट कर रह गई हर जिंदगी। ओढ़कर चादर धुएं की सो गई हर रोशनी। यक्ष प्रश्नों में सिमट कर रह गई हर जिंदगी। हाथ में पत्थर लिए बच्चे दिखे तो मन हुआ, अब मैं दरख्तों सा फलने लगा, फलने लगा। रेत पर एड़ी रगड़ते थक गया तो मन हुआ, अब मैं नदी बनकर बहूं। ये हमारा ये जो चैनल है बंजारा बीट्स शिक्षाप्रद है, लोगों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहा है। आप हमारे दर्शकों के लिए अपनी तरफ से क्या संदेश देना चाहिए? जी सर, आपका ये बंजारा बीट्स है, मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं। आपके जितने भी ये एपिसोड आ रहे हैं, देखिए विभिन्न जानकारियां, देखिए जानकारी को जिस ढंग से आप प्रस्तुत कर रहे हैं, जानकारियां तो लोगों को होती भी हैं पत्रकारिता में, लेकिन जिस तरह से आप प्रस्तुतिकरण कर रहे हैं, विभिन्न विधाओं को लेकर के कर रहे हैं। दूसरा, ये भी बहुत महत्वपूर्ण, सारी विधाओं का उल्लेख हो रहा है। जो भी बहुत सारे ऐसे कलाकार हैं, साहित्यकार हैं, जो किसी मंच तक नहीं पहुंच पाते हैं, या जिनके पास इतनी अप्रोच नहीं है, या क्षमताएं उनकी है लेकिन वो अप्रोच नहीं है, उनकी इतनी स्पिरिट नहीं है। आप उनको ढूंढ के तराशते हैं और उनको मंच देकर के उनको जब सामने रखते हैं, तो इससे हमारी संस्कृति का और जो लोक कलाएं हैं, साहित्य है, हमारा सांस्कृतिक धरोहर विरासत है, ये पूरे समाज में फैल रही है। इससे बहुत भला हो रहा है देश का। बहुत सारे लोग, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में एक बहुत बड़ी थोड़ी सी कमी है हमारे भारतीय के मन में, हम अच्छी चीज को भी अच्छा मानते तो हैं लेकिन दूसरे से नहीं कहते ये बहुत अच्छा है, इसको भाई मन में रखते हैं। ये हमें सबसे मुखर होकर के साधुवाद देना चाहिए आपके चैनल को कि ये चैनल इस तरह का बहुत काम कर रहा है, तराश रहा लोगों को। बहुत सारे हीरे छुपे हैं, चाहे वो रंगमंच का व्यक्ति हो, चाहे वो लोक कलाओं का हो, साहित्य का हो, संगीत का हो, नौटंकी का हो। अब नौटंकी साहब विधा है तो डॉक्टर शंकर स्वरूप सक्सेना जी हुआ करते थे बांगा में, और मैं तो बड़ा फितरती आदमी रहा हूं सर। तो वो एक बार आए, मैंने एक आर्टिकल लिखा, अमर उजाला में छपा बाई लाइन, वो तो वो पता लगा के आए, मुझसे मिलने आए, तो उन्हें कहा बहर तबीर सुनाओ। तो वो समझ रहे थे ये तो अब वो पुराने थे, तो बहर तबीर सुनाओ। तो मैंने कहा सर अब विद्यालय में आप बैठे हैं, तो हमने कहा बहर तबील में आपको लिरिक में नहीं सुना के थोड़ी उसकी बंदिश में ऐसे सुनाई देता हूँ आपको। अगर बोले अगर हाँ, वो टेस्ट कर रहे थे तो बुजुर्ग थे, तो उन्हें लगा कि नौटंकी के बारे में ये कैसे जानते। उनको ये डाउट था कि ये निश्चित रूप से कहीं से उन्होंने किताब से लिख लिया है, तो बहर तबील। अब उन्हें ये पता नहीं था कि इनके पिताजी वो है, इनके पिताजी भी नौटंकी कलाकार है। तो मैंने बहर तबील की थोड़ी सी रिदम, ला 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 ला
ला ला ला ला ला ला ला ला ला ला। अब यहीं से वो नक्कारे की चोप बजती थी और उसपे जब वो परन बजती थी अरे बोले। तो कहने का मतलब ये है कि अब मैंने अभी कभी कभी कोई संग मैंने सुना हो, एक बेहतरीन सुना दो, लेद सुना दो। ये सारी जो कलाएं आप दे रहे हैं लोगों को, जैसे मैं तो विद्यार्थी में कुछ नहीं जानता, मैं सच बता रहा हूं आपको विनम्रता से सभी दर्शकों से, मैं तो केवल जो मैंने भोगा है, जो कुछ सीखा है वो मैं बता रहा हूं। मेरा इसमें कोई किताबी ज्ञान नहीं है, बिल्कुल जमीनी, जितना मैंने सीखा, जो मैंने उसको तजर्बे करके देखा, मैं वो ही बात कहता हूं, उसमें ही मजा आता है मुझे सर। जी सर। तो ये थे डॉक्टर रामशंकर भारती जी, जो बहुत सारी विधाओं से जुड़े रहे। 40 साल का इनका लेखकीय ट्रैक है। हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।